हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। 2 चैप्टर्स हमने ख़त्म कर लिया है। मतलब वो अलग अलग ही चैप्टर्स होते हैं। सेट्स अलग चैप्टर है, रिलेशंस अलग चैप्टर है। ठीक है, जो ये चैप्टर है रिलेशंस, ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। ठीक है, एक तो तब जब तुम लोग आओगे अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, और दूसरा हम ये तब भी पढ़ेंगे जब हम 12th में जाएंगे, जब हम फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं तुम लोगों को अब 3rd चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो आगे अप्लाई होगा। इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट 2 साल, थ्रू आउट जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उन सारे चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन रहेगा। इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी रहेगा, केमिस्ट्री में भी रहेगा। तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी, तुमको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी तुम आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे सब में इसके कंसेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, ये तो तुम लोगों को आता ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इसमें और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो हम लोगों को यूज़ करना है। नंबर सिस्टम में तुम लोगों ने स्कूल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे। तो सेकेंड हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज देखेंगे। वो तुमने जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, a+b का होल स्क्वायर तुमने पढ़ा है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab वगैरह। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखेंगे, इसमें हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको यूज़ करके। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये भी तुमने पढ़ा होगा स्कूल में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसमें तुमने 2 चीज़ें पढ़ी होगी, याद होगा तुमको, तो शायद पढ़ा होगा। इसमें फैक्टर थ्योरम बोलते थे, रिमाइंडर थ्योरम बोलते थे। मैंने डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4 में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे सवाल डाले थे, तो कुछ लोगों ने बना लिए थे, मैक्सिमम लोगों ने बना लिए थे, ऐसे ही बोलना चाहिए मुझे। मैक्सिमम लोगों ने मुझे उसके सोल्यूशन सही भेजे थे। ठीक है, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आईआईटी में पूछा है पहले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट। इसका लिख देता हूँ मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बोर्ड के सिलेबस में भी है और हर जगह इसका यूज़ होने वाला है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। इंटरवल्स रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली ये तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा। तुमने ये पढ़ा है, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह पढ़ के रखा है, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही देखेंगे अपने की आराम से सारी चीज़ें समझ में आए। और जो लास्ट टॉपिक है वो है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम में हम सारी चीज़ें देखेंगे। लिख देते हैं लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये देखेंगे हम, लॉगरिथम भी देखेंगे। ये लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स टाइप से तुम समझ सकते हो, अलग ही है एकदम, ये कुछ नया सा एकदम। ठीक है, और जो नेक्स्ट है चैप्टर में ही पढ़ेंगे दैट इज मॉडुलस फंक्शन। तुम बोलोगे सर फंक्शन तो पढ़ाए नहीं, तो मॉडुलस कैसे पढ़ा रहे, तो मेरा टेंशन है, वो मैं पढ़ा लूँगा। ठीक है, समझ में भी आ जाएगा। तो ये 6 टॉपिक्स हम अलग अलग, जैसे मैं अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में भी पढ़ा सकता था, लेकिन क्योंकि अलग चैप्टर नहीं है, ये सब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ही कवर होता है, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें अगर तुमने ढंग से पढ़ ली तो मैं कंफर्म बोलता हूँ कि तुमको पूरे 11th 12th में जितनी भी हमको जो भी मैथमेटिक्स पढ़नी है वो हर जगह, ठीक है ना, तुम 11th 12th छोड़ दो, आज के बाद तुम जो भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो, जहाँ पे भी कॉलेज में, जहाँ पे भी तुम जाके पढ़ोगे, उन सब में अगर तुमने ये ढंग से पढ़ के रखा होगा तो तुमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा सारे के सारे टॉपिक से। ठीक है ना, बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। 1-1.5 महीने हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर होगी। और नेक्स्ट फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज और सो ऑन स्टार्ट करेंगे। ये तुमको कहीं पे भी दिखेगा नहीं। ठीक है ना, ये तुम कोई चैप्टर नहीं है ये कि तुम बोलोगे एनसीईआरटी में। ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुमको 8, 9, 10th की बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सिलेबस ऑफ 8
कॉमन 9th, कॉमन 10th विल बी कवर्ड। ठीक है, लॉगरिथम जो है वो स्टेट बोर्ड की बुक में भी नहीं है, कोई भी नहीं है एनालिसिस टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा इंटरवल्स है, लेकिन चलो उतना तो बहुत ही आसान सा है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, पूरा कवर कर दूंगा मैं, पूरी बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने, तुम बस ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले अपने हेडिंग डाल लो, चैप्टर का नाम तो लिख ही लो, नंबर सिस्टम। उसके बाद पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, नंबर सिस्टम। तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ठीक है, लेकिन देख लो ध्यान से, काम की चीज़। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने बोला मैंने, तो मैंने सारे पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले लिखा चुका हूँ, मैं एक एक करके लिखूंगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता, इसी के लिए मैंने पूरा लिख के ही डिस्प्ले कर दिया है। बस मैं रिपीट कर देता हूँ। नेचुरल नंबर्स याद होगा तुमको, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स जो गिनती कर सकते हैं हाथ में, 1 2 3 4, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी डॉट 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 सो इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, पता ही है तुमको। इंटीजर्स क्या होते हैं, Z या I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहे इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होता है। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटा, -1 -2 -3। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो उसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है पॉजिटिव। देखो लिख देता हूँ, नॉन नेगेटिव का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेगा तो मैं उसमें 0 भी लूंगा और पॉजिटिव भी लूंगा, और नॉन पॉजिटिव बोलेगा तो मैं नेगेटिव भी लूंगा और 0 भी लूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आगे लिखाना है वो मैं साथ साथ में लिखाता जा रहा हूँ, तो तुम लोग साथ में मेरे नोट करते जाओ। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट थे जो मैं पहले ही तुम लोगों को उस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, सेट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो अपने आगे बढ़ते हैं। जितने भी मैंने लिखा है सब नोट कर लिए होंगे। 8 लिखना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में अब और भी चीज़ें मुझे बतानी है। इवन इंटीजर्स, ठीक है, तो तुम लोगों को इवन इंटीजर्स पता है। सेट ऑफ इंटीजर्स दैट आर completely divisible by 2। ठीक है ना, ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो मैं बोल सकता हूँ कैपिटल ई इज इक्वल टू, याद रखना हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कंसिडर करते हैं, और 0 इज एन इवन नंबर। ठीक है, 0 इवन इंटीजर है, याद रखेंगे ध्यान से। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब जैसे अगर यार मैं तुमने सीक्वेंस सीरीज नाम की एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है, तुमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद होगा। मैं अगर बोलूँगा कि ये सीरीज कौन से पैटर्न में है, तो तुम बोल सकते हो, कौन से प्रोग्रेशन में है, तो तुम बोल सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि देखो ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, सबके बीच का डिफरेंस 2 है। अगर कॉमन डिफरेंस कॉमन हो, मतलब डिफरेंस अगर कॉमन हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 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 कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, उनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो हम ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीरीज को, ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो तुमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद होगा तुमको तो। ठीक है ना, जनरल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला था, तो मैं वही जनरल टर्म निकाल रहा हूँ इस सीरीज का फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला तुमको याद होगा, Tn इज इक्वल टू, या Tn लिखते होंगे कुछ लोग, Tn लिखते होंगे a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो अब यार यहाँ पे ए रहता था फर्स्ट टर्म, अब यहाँ फर्स्ट टर्म तो माइनस इन्फिनिटी वगैरह पता नहीं क्या है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 2 से, मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, क्योंकि हमने तो स्कूल में यही पढ़ा है कि 2 से स्टार्ट होता है इवन नंबर, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो ये आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 2n।
ठीक है। तो मतलब ये जो सीरीज है, ये सीरीज को हम 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे n क्या होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता था, हमने जो वहाँ पढ़ा था। यहाँ पे n को 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, n को 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। देखो सुनो ध्यान से, n को 1 रखोगे तो 2 आएगा, n को 1 रखोगे तो 2 आएगा, n को 2 रखोगे तो 4 आएगा, n को 3 रखोगे तो 6 आएगा। देखो ना, सारे इवन नंबर आते जा रहे हैं, अलग अलग नेचुरल नंबर रखोगे तो ठीक है। अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, -1 रखोगे तो -2 आएगा, -2 रखोगे तो -4 आएगा। तो हम जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यही लिख रहा हूँ नोट के फॉर्म में, ऑल द इवन इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, all the even integers can be represented by in the form of 2n, where n belongs to integer। याद रखना, इंटीजर रखोगे 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, नहीं -1 रखोगे तो नेगेटिव वाला भी मिल जाएगा। तो सारे इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 2n। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना, यही बताना था मुझे, आप शायद बहुत सारे लोगों को पहले से पता हो। और इंटीजर्स, set of integers that are not divisible by 2। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है वैसे इसका। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सीधा, क्या आएंगे पता ही है तुमको, -5, -3, -1, 1, 3, 5 एंड सो। इसको बोलते हैं अपना और इंटीजर्स। मैंने देखा ये कौन सा सीक्वेंस है, तो यार ये भी मुझे AP दिखा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो मैं इसका भी जनरल टर्म निकालूंगा, मतलब जैसे मैंने इवन नंबर्स को बोला ना 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वैसे ही मैं ऑड नंबर्स को भी बोलूंगा कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं फिर से जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म क्या पकड़ूँ, 1 पकड़ लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो ये आ गया 1 + 2n - 2, दैट इज 2n - 1। ठीक है, कोई कॉमन डिफरेंस अगर 1 पकड़ा तो ये है, कोई कॉमन डिफरेंस अगर 3 पकड़ लेता तो क्या आता, 2n + 1। ठीक है, कुछ तुम कॉमन डिफरेंस, तुम फर्स्ट टर्म का टेंशन मत लो, फर्स्ट टर्म तुम कहीं से भी पकड़ सकते हो, तुम 1 से भी पकड़ सकते हो, 3 से भी पकड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीक्वेंस में देख लेंगे कैसे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तुम देख लो, एक चीज समझो, यहाँ पे लिखा है 2n + 1 × 2n - 1। 2n क्या होता है, तो 2n होता है इवन नंबर। तुम एक चीज सोच के देखो, इवन नंबर में अगर 1 ऐड करोगे, कोई भी इवन नंबर ले लो तुम्हारे मन में जो है, उसमें 1 ऐड कर लो या 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, वो हमेशा ऑड ही रहेगा। ठीक है ना, इवन नंबर में अगर 1 ऐड करोगे या 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा ऑड रहेगा। तो यही मैं नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑल द ऑड इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of 2n + 1 या 2n - 1, साथ में लिख दिया 2n + -1, जो तुमको अच्छा लगे वो ले लेना। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर यहाँ पे पुट करके देख लो, n की जगह पे वो हमेशा ऑड बनेगा। रख के देख लो यार, n को 1 रखो, प्लस वाला ले लेते हैं अपने, तो प्लस वाला से ही अपने डील करेंगे पूरा चैप्टर। 1 रखो तो 2 × 1 2 + 1 3, 2 रखो 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो वो हमेशा ऑड ही बनेगा। ठीक है ना, तो याद रखना कि अपने इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑड नंबर को 2n + 1 या 2n - 1। तुम्हारे स्कूल में हो सकते हैं तुमको कोई दोनों में से एक सिखाया, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया कि ऐसा नहीं लगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, तुम दोनों में से जो इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अभी मैं क्या बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखाने वाला हूँ जो अपने को काम आएगा इस चैप्टर में। नोट लिख रहा हूँ मैं, फिर से नोट रहेगा ये।
यही इन दोनों पे बेस। इसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, टेंथ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सम ऑफ, पहले मैं चारों पॉइंट लिख देता हूँ। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू even number is even. Sum and difference of one odd and one even number is odd। ठीक है, ये है 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स ये है ऑड प्लस ऑड, ऑड में ऑड जोड़ोगे तो इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। अरे जोड़ लेना, घटा लेना, जो करना हो, ठीक है। और ऑड में इवन जोड़ोगे या घटाओगे तो ऑड आएगा। ये बोला, ये जीरो नहीं है, ऑड है। ऑड को रिप्रेजेंट किया एक्चुअली, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये तो प्रूव करना तो बहुत आसान है यार। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा इवन, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा ऑड। हो गया प्रूव, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे तो ये तो बेकार तरीका है, ढंग से प्रूव करते हैं, ठीक है। तो मैं सब एक एक करके प्रूव कर रहा हूँ। जैसे कि अब मुझे प्रूव करना है कि सबसे पहला पॉइंट प्रूव करना है कि 2 ऑड नंबर्स का सम इवन होता है। क्या प्रूव कर रहा हूँ? तो यहाँ पे देखो कैसे प्रूव कर रहा हूँ। कंसिडर 2 ऑड नंबर्स, ठीक है। 2 ऑड नंबर्स कंसिडर करते हैं। 2 ऑड नंबर्स का सम मुझे इवन प्रूव करना है। तो 2 ऑड नंबर्स क्या कंसिडर कर रहा हूँ मैं? तो ऐसे नहीं कंसिडर कर लेना कि 3 और 5 कंसिडर कर रहे हो। अरे यार 2 ऑड नंबर, तो मैंने बोला सारे ऑड नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ऑड नंबर मैंने कंसिडर कर लिया 2n+1, और दूसरा ऑड नंबर मैंने कंसिडर कर लिया 2m+1। n, m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n, m बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 अलग अलग ऑड नंबर्स मैंने कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों का सम या डिफरेंस, इन दोनों का सम निकालता हूँ। 2n+1 प्लस 2m+1 इज इक्वल टू आया 2n प्लस 2m प्लस 2, 1 + 1 2। तीनों में से कॉमन क्या है? 2 कॉमन आया, n+m+1। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये जो n+m+1 लिखा है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ 2p से। अरे हटा के p लिख दिया, और क्या। तो ये देखो ना, 2 टाइम्स समथिंग, 2 इंटू समथिंग। अरे 2 अगर कोई भी नंबर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन बनेगा। ये 2p टाइप का है, और मैंने बोला कोई भी इवन नंबर कैसा दिखता है? 2n टाइप का दिखता है। तो देखो ना, 2 इंटू समथिंग टाइप का दिख रहा है। तो प्रूव हो गया यहाँ से कि 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर 2 इवन नंबर्स। 2 इवन नंबर कंसिडर करते हैं। अब एक कर लेते हैं 2n और दूसरा कर लेते हैं 2m, वेयर n, m बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जो, अरे डिफरेंस सम एक ही बात है, तुम देख लेना, मैं दोनों को जोड़ के दिखा रहा हूँ। फिर से 2 टाइम्स समथिंग आया, 2 टाइम्स समथिंग, इसको रिप्लेस करके मैं p लिख लेता हूँ तुमको अच्छे से समझाने के लिए। तो ये देखो फिर से क्या, 2 इवन नंबर को जोड़ा तो क्या है? 2p टाइप का है, तो ये भी क्या है? इवन है। तो ये भी प्रूव हो गया कि 2 इवन नंबर्स का सम हमेशा इवन आएगा। लास्ट, कंसिडर 1 ऑड नंबर, ऑड नंबर 2n+1 कर लेते हैं, एंड 1 इवन 2m, n, m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, 2n+1 प्लस 2m, इसको लिख दिया 2n+m प्लस 1 अलग से, 2 कॉमन नहीं आया इस बार, इसको मैं हटा के p लिख देता हूँ। तो यार ये देखो ना, कुछ 2p+1 टाइप का आ गया। तो 2p+1 कुछ इससे मैच कर रहा है। तो एक ऑड और एक इवन को जोड़ा है, एक ऑड और एक इवन को जोड़ा है, तो क्या आया है? ऑड ही तो आया है, ऑड। तुमको यार ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो है ना, वैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तुमसे पूछा 2 ऑड नंबर का सम क्या आएगा, तो ले लेना 2 ऑड नंबर, 3 और 5 जोड़ के देखिए 8 है। हाँ तो भाई 2 ऑड नंबर्स का सम इवन ही आएगा। 2 इवन का सम क्या आएगा? तो वैसे करके अपना फटाफट देख सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये मैंने प्रूव करके भी तुमको दे दिया है। तुमको ये चीज़ें याद रखनी है, रखो। एग्जाम्पल के थ्रू निकालना हो, एग्जाम्पल के थ्रू निकालना है ना, ये दोनों बस याद रखो कि इवन नंबर्स को 2n से रिप्रेजेंट करते हो और ऑड नंबर को
2n प्लस 1 2n माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो ये ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर एकदम क्लियर होगा तुम लोगों को। ठीक है, 10th पॉइंट देखते हैं, तुम लोगों को अच्छी तरह आता है। प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स में डिफाइन रहता है, विच आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल है। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स ले लो एग्जांपल, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो लिखते जाओ। ठीक है, कोई पैटर्न वैसे तो कुछ खास नहीं दिखता है इसमें, इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे बोलेगा, मैं लिख देता हूँ, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो 2 है। ठीक है ना, बाकी कोई भी तुम इवन नंबर लोगे तो यार वो 2 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा। तो एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, 2, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। तो इसमें एक और चीज़ होती है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर तुमको याद होगा, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। तो ये मैं नहीं लिखा रहा हूँ, इसके अलावा मैं एक पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये भी पढ़ा है तुमने, ठीक है। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है उनको कंपोजिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये सारे नंबर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जिनसे डिविजिबल है। ठीक है, 11th देखो, तुम लोगों को ये नहीं आता है, रिलेटिवली प्राइम कल ही पढ़ाया है, इसको कुछ किताबों में को प्राइम ही लिखा रहता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखो, 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम if their HCF is 1। ठीक है ना, 2 नेचुरल नंबर्स को को प्राइम तब बोलते हैं जब उनका HCF क्या है? 1 है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे प्राइम लिखा है तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि प्राइम लिखा है तो पहले तो उसको प्राइम होना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। चलो पहले तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल है इसमें 2 नंबर्स के एग्जांपल लिखता जाता हूँ। ठीक है, जो को प्राइम है। तुम भी सोचो ना, ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका HCF 1 है। जैसे मैं लिखता हूँ 2 और 9, देख लो एलसीएम क्या है, सॉरी HCF क्या है? HCF निकालना आता है ना, HCF 1 है इनका। ठीक है, नेक्स्ट, अरे मैं बता देता हूँ यार, हम लोगों को कैसे HCF निकालना सिखाया था हमारे सर ने। ठीक है ना, तुमको वैसे निकालना तो वैसे निकालो। हम लोगों को ऐसा बोलते थे कि इसको डिवाइड कर दे जाओ। ठीक है, रिमाइंडर आएगा, फिर 1 को इससे डिवाइड करो। लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो देख लो ये क्या है, ये 1 है। जैसे कि अगर एग्जांपल कोई तुमसे बोलेगा कि 4 और 6 का निकालो, तो 4 और 6 को मैंने डिवाइड किया, 2 है, इसको इससे डिवाइड किया, इसका एलसीएम क्या है? 4 है। तुम लोगों को स्कूल में शायद ये सिखाया कि 4 को ऐसे लिखो 2 स्क्वायर, 6 को ऐसे लिखो 2 × 3, और देख लो दोनों में का कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है 2, ये हो, तो ऐसे निकालते थे हम लोग। ठीक है ना, तो HCF 1 आना चाहिए। देखो मैं लिख देता हूँ 11, 15। ठीक है, छोटे छोटे लिखता हूँ 4, 5 6, 11, इन सब का HCF 1 ही आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कितने लिखूँ,
ठीक है, इतने ही मेरे को समझ में आया भी लिखने चाहिए, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तुम और एग्जाम्पल्स खुद से लिख लो, ये जिनका HCF 1 आता है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने कुछ नोट लिखते हैं। नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस में अगर ये सब पूछ लिया तो फंसा देगा तुम लोगों को। सबसे पहली चीज़ तो बोथ नंबर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी प्राइम। दोनों नंबर को प्राइम होना जरूरी नहीं है। रिलेटिव प्राइम वर्ड देख के ऐसा नहीं लगता है कि यार प्राइम होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। दोनों नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ना 2 था 9 था, अब दोनों का एक भी प्राइम नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 15, इन दोनों का LCM देख लो, HCF देख लो, 1 ही आता है। दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है। ठीक है, तो पहले तो प्राइम होना जरूरी नहीं है। रिलेटिव प्राइम देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, दूसरी चीज़, तुम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, तुम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, दोनों का HCF हमेशा 1 ही आएगा। देख लो करके, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा कोप्राइम ही रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं ना, मैंने है ना सॉल्व करते करते टाइम ऑब्जर्व की है, इसलिए मैं उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सब रट्टा मारने बैठना है, नहीं भी याद करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है हो सकता नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ नोटिस की मैंने कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। 2 प्राइम नंबर्स तो हमेशा ही कोप्राइम रहते हैं। ठीक है ना, अरे यार 2 प्राइम नंबर तो कोप्राइम रहेंगे, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो होने वाला है नहीं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 7 ले लो, तो 5 और 7 तो हमेशा कोप्राइम रहेंगे, क्योंकि 5 और 7 में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 1 और 5 से डिविजिबल है, 7 1 और 7 से डिविजिबल है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर अगर बोलोगे भी तो एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन सा 1, काम खत्म। ठीक है, तो ये तुमको शायद रिलेटिव प्राइम कोप्राइम वर्ड क्लियर होगा। मैंने बोला था कि अगर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं आती है ना तो टेंशन में मत आना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आ जाएगी जब मैं ये सब सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ कि ऐसा सोच के मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कि तुम लोगों को पहले से आता होगा, मैं सब चीज़ें बता ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्विन प्राइम। द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स, देखो ये ट्विन प्राइम है तो पहले तो लिखा है यहाँ पे प्राइम नंबर होना जरूरी है। द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2, देन द पेयर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। ठीक है, अगर 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है तो उनको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 5 7 है ना, 5 और 7 दोनों प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। और एग्जांपल देखो 11 13, और एग्जांपल देखो, सोचो तुम लोग भी सोचो 29 31, और देख लो 17 19। ठीक है, तो ये सारे देखो दोनों प्राइम भी हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे प्राइम नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर होगा तभी वो ट्विन प्राइम कहलाएगा, और बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। तो ये सब क्या है ना तुमको क्वेश्चंस के फॉर्म में काम आएंगे, तो ये तुमको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 13th देखते हैं। 13 मैंने पहले ही पढ़ा है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते थे, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना p और q इंटीजर होने जरूरी है। ठीक है, क्यों इंटीजर होने जरूरी है बता रहा हूँ। इट इज डिनोटेड बाय, याद होगा, कैपिटल Q से इसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो, 1/2 3/4 -6 4, ये सब
रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सबको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने ज़रूरी हैं। उसका कारण ये है कि अगर तुम √2 की बात करो तो √2 अपने को पता है रैशनल तो नहीं है, लेकिन अगर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखें तो लिख दिया, लो √2/1 लिख दिया मैंने, हो गया, रैशनल हो गया ये। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जो पी और क्यू है, ये पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये पी इंटीजर है क्या, नहीं है, तो ये रैशनल है क्या, नहीं है। तो पी और क्यू ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ तुम नहीं लिख रहे हो तो तुमने डेफिनेशन ही गलत लिखी है। तो याद रखना, अगर कभी सवाल में दे दिया कि बताओ, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। स्टेटमेंट क्या लिखा, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जैसे लिखता हूँ स्टेट ट्रू और फॉल्स। सुनना कैसे फंसाएंगे तुमको, स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of p by q is called rational number. ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं की है कि p और q इंटीजर हैं। p और q इंटीजर मेंशन करता तो ही हम बोलते ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक नोट, all integers are rational। सारे इंटीजर्स रैशनल, 2, 3, 4, 5 सब रैशनल है। पता ही तुमको, क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो 14th, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, the numbers which are not rational are irrational numbers, ठीक है। जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो क्या है, इरैशनल है। इट इज डिनोटेड बाय q डैश और q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। q डैश या q कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुमको मैंने उस समय भी पढ़ाया था, उस समय भी बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल्स √2, √3, √5, ठीक है, पाई, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये पाई क्या है, ये पाई के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। पाई के बारे में मुझे कुछ बताना है, ठीक है। सुन ही लोग, बाद में क्या है, अभी खत्म करते हैं। सबसे पहले तो तुमको स्कूल में पढ़ाया होगा पाई इज इक्वल टू 22/7, ये गलत है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। एक्चुअली पाई तो यार इरैशनल नंबर है, मैं बोल रहा हूँ पाई इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है ना। पाई इरैशनल नंबर है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 वगैरह 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 बहुत बड़ी नंबर होती है, ठीक है ना। ये खत्म नहीं होता है। और ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वगैरह पढ़ा होगा तुमने, वो भी अभी मैं बताऊंगा। तुम अभी सुन लो बस, पाई इरैशनल नंबर है और पाई 22/7 नहीं होता है, क्योंकि 22/7 तो रैशनल है और पाई इरैशनल है। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकता है। एक्चुअली 22/7 और पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब थोड़ी सी आसपास होती है। ये भी 3.14 समथिंग होता है, ये भी 3.14 समथिंग होता है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होता है एग्जैक्ट, ठीक है ना। पाई और 22/7 सेम नहीं है। जब तक सवाल में दिया नहीं रहेगा कि पाई को 22/7 कंसिडर करो, तब तक नहीं करोगे। तुमने देखा होगा सवाल में लिखा रहता है लेट पाई इज इक्वल टू 22/7, तो पाई को 22/7 वहां मानने बोलता है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। उसकी वैल्यू और 22/7 की वैल्यू आसपास सेम होती है, ठीक है ना। तो पाई इज एन इरैशनल नंबर। पाई के बारे में रिकरिंग नॉन रिकरिंग जो भी है वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तुम ये याद रखो पाई को इरैशनल नंबर कंसिडर करोगे, रैशनल नहीं कंसिडर करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अपने को इरैशनल और रैशनल के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। पहले तो मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। Sum, difference, product and division of two
रैशनल नंबर इज रैशनल। दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो रैशनल ही आएगा। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ rational number and irrational number is irrational. The sum product difference and division of two irrational number can be anything। can be anything क्यों लिखूँ मैं, पूरा लिखता हूँ rational as well as irrational। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है मैंने कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट, बस ये लास्ट ही आज का, आज इसके बाद नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारा हो गया आज। ठीक है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ दो रैशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिवीजन सब रैशनल आएगा। एक रैशनल एक इरैशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिवीजन इरैशनल आएगा। सिमिलरली एक रैशनल और एक इरैशनल दो इरैशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिवीजन कुछ भी आ सकता है। तो मैं पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बस वही प्रूव कर सकता हूँ, बाकी कुछ खुद प्रूव कर भी नहीं पाऊंगा, उसका कारण भी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज़ की यार मैं सम और डिफरेंस को एक ही कंसिडर करता हूँ और प्रोडक्ट और डिवीजन को एक ही चीज़ कंसिडर करता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा a माइनस बी निकालने, तो मैं इसको a माइनस बी नहीं पकड़ता हूँ, मैं इसको पकड़ता हूँ a प्लस ऑफ माइनस बी। देखो मैं सम में चेंज कर दिया। ठीक है, कोई मुझे बोलता है a बाई बी निकालने, a और b को डिवाइड करने, तो मैं इसको डिवीजन की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में ही कन्वर्ट कर दूंगा, a इंटू 1/b। ठीक है ना, तो सम और डिफरेंस के लिए फॉर्मूलेज अलग अलग प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सम के लिए हो गया तो डिफरेंस के लिए मान लेना है, प्रोडक्ट के लिए हो गया तो डिवीजन के लिए मान लेना है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सम से ही निकला है और डिवीजन जो है वो प्रोडक्ट से ही निकला है। तो मैं डिफरेंस और डिवीजन के लिए चीज़ें अलग अलग प्रूव नहीं करूँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ दो रैशनल नंबर का, या मैं चलो कोई भी चीज़ प्रूव नहीं करूँगा, इसमें सब एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। ठीक है ना, वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो एग्जाम्पल से इसलिए बता रहा हूँ, तुम बोलोगे सर प्रूव करके दिखाओ, मैं ये प्रूव कर दूंगा, लेकिन मैं ये प्रूव कर भी नहीं पाऊंगा। उसका कारण ये है कि ये जो इरैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट तो कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए तो इरैशनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इरैशनल नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ तो मैं यार कैसे प्रूव करूँगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए तुम लोग बस बेसिक से सिंपल से वे में देख लो। ठीक है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल। दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो रैशनल ही आएगा, बिल्कुल। ठीक है, 2/3 प्लस 3/4, 2/3 इंटू 4/5 करके देख लो, रैशनल ही आएगा। ये तो तुमको पॉइंट सीधा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर, तो मान लो 2 और √2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 + √2 कुछ नहीं कर सकते, इरैशनल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 इरैशनल। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट के बारे में तो कुछ भी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है यही है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यही एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो इरैशनल नंबर को जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। तो अब मैं तुमको दो इरैशनल नंबर को जोड़ के रैशनल भी बना के दिखाता हूँ और इरैशनल भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना, तभी तो सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो दो इरैशनल नंबर मैं लेता हूँ और दोनों को जोड़ता हूँ। तो दो इरैशनल नंबर लिया हूँ, इरैशनल, पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ कि इरैशनल प्लस इरैशनल इज इक्वल टू इरैशनल। ठीक है, तो देखो 2 प्लस एक ले लेता हूँ मैं, सिंपल सा नोन है, एक लेता हूँ मैं √2 और एक में लेता हूँ 2 + √2 या √3 ले लो, कुछ भी ले लो, एक √2 ले लो, एक √3 ले लो, दोनों को सम क्या आएगा, दोनों को जोड़ ही नहीं सकते, दोनों का सम √2 + √3 आएगा, ये इरैशनल है। अब मैं तुमको इरैशनल प्लस इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल बना के दिखाता हूँ।
देखना है। एक इरेशनल नंबर लिया मैंने 2 + √2, एक इरेशनल लिया मैंने 2 - √2, दोनों को जोड़ो, √2 कट जाएगा, क्या आएगा 4, रैशनल बना दिया। समझ में आया? ठीक है ना। सिमिलरली अब मैं इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल प्रूव करके दिखा रहा हूँ। √2 इंटू √3 इज इक्वल टू √6। अब मैं तुमको इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल बना के दिखा रहा हूँ। √2 इंटू 2√2 इज इक्वल टू 4, रैशनल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से समझना बेस्ट था, इसलिए एग्जाम्पल से समझा। तो दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो इरेशनल भी आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकते हैं। एक रैशनल, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। और मेरे हिसाब से पहला 2 पॉइंट तो तुमको क्लियर ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम अपने इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।